हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सभी? बढ़िया एकदम। तो मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल LHS फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमारी BSc फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 हमने कंप्लीट भी कर लिया है और यूनिट नंबर 2 स्टार्ट भी कर दिया है। यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 हमारे पास चल रहा है, संरक्षी बल एवं ऊर्जा संरक्षण। बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने इस चैप्टर की शुरुआत कर दी है। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि हम पढ़े थे स्थितिज ऊर्जा के बारे में, संरक्षी एवं असंरक्षी बलों में अंतर पड़ा था। फिर मैंने वहां बताया था कि इन टॉपिक्स के बाद जो अगले जो टॉपिक होंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो कि आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ेंगे। इससे पहले जो पढ़ा दिया है उसको भी फोकस के साथ पढ़ना है, क्योंकि उनके आधार पर जो इससे पहले पढ़ा है इस चैप्टर में वही कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस पर लगेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो आज के लेक्चर का पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बल का मान स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के मान के बराबर होता है। अब देखिए मैकेनिक्स में क्या होता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आते, जबकि उनके जो सॉल्यूशन हैं वो बहुत इजी होते हैं। समझ में आया? मतलब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, जबकि अगर आप सॉल्यूशन की बात करेंगे ना तो वो बिल्कुल इजी है। तो पहले हम क्वेश्चंस को समझते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन पर जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, हमें सिद्ध करना है कि संरक्षी बल का मान। अब इस क्वेश्चन को और भी टाइप्स से पूछा जा सकता है एग्जाम में, और वो किन किन प्रकार से पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताता हूं, उसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए और किन प्रकारों में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है कि सिद्ध करना है कि संरक्षी बल का मान। अब देखिए मेरे पास संरक्षी बल, बल कोई सा भी हो उसको किससे डिनोट करते हैं? F से। तो लिख दीजिए संरक्षी बल का मान यानी F का मान। ठीक है, संरक्षी बल का मान यानी F। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को किससे व्यक्त करते हैं? हम U से व्यक्त करते हैं। संरक्षी बल F आ गया, स्थितिज ऊर्जा U आ गई कि ऋणात्मक प्रवणता के मान के बराबर, मतलब दोनों में चिन्ह किसका है? इक्वल का है। अब देखिए संरक्षी बल का मान F का मान स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता, ऋणात्मक प्रवणता को किससे दर्शाते हैं? आप पढ़ के आए हैं, डेल से दर्शाते हैं। 11th-12th में खूब पढ़ाया होगा आपने, डेल से दर्शाते हैं। तो एक हम इसको, ये जो क्वेश्चन है हिंदी के अंदर ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा, और आपको एग्जाम में दे सकता है कि सिद्ध कीजिए F = माइनस का डेल U। संरक्षी बल का मान स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के मान के बराबर होता है। यह हमें सिद्ध करना है। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दे तो भी घबराना नहीं है। तीसरा प्रकार और है इसका, इसको, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी लिख सकता है, F = माइनस का ग्रेडियंट U, ग्रेडियंट का GRAD हम लेते हैं। अब ये जो डेल और ग्रेडियंट है वो सेम है, इनका काम क्या है? सेम है। डेल की जगह हम ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ग्रेडियंट की जगह हम डेल भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो एक कितने प्रकार से, एक ही क्वेश्चन को 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। या तो आपको हिंदी दे देगा, हिंदी नहीं देता है तो ये देगा, ये भी नहीं देता है तो ये देगा। हमें इस प्रकार से क्वेश्चन का जो आंसर, अब सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो कोई सा भी दे दे, ये दे दे तो भी वही सॉल्यूशन आएगा, ये दे दे तो भी वही सॉल्यूशन आएगा। समझ में आया? अब यहां पर देखिए मैं आपको कुछ पहले, जो इस डेरिवेशन है एक तरह का ये, तो ये कराने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे बीच में, मैं आपको पहले वो बताता हूं। सबसे पहले ये जो डेल है ना, डेल अभी आप नोट करते हुए चलेंगे, अभी मैं सॉल्यूशन पर नहीं जा रहा हूं, मैं पहले इसके मध्य जो कॉन्सेप्ट लगेंगे सॉल्यूशन के मध्य वो बता रहा हूं। यहां पर आप जो डेल है वो है प्रवणता। क्या है? प्रवणता। और जो प्रवणता होती है वो क्या होती है? दूरी के साथ परिवर्तन, दूरी के साथ परिवर्तन। ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। डेल क्या है? प्रवणता। प्रवणता क्या है? दूरी के साथ परिवर्तन। समझ में आ गया? अब ये जो डेल है इसका मतलब एक क्या होता है? डेल का मतलब होता है, या आप इसको रहने देंगे यहां पर, डेल का अर्थ हम यहां समझते हैं। देखिए
प्रवणता समझ में आ गई। शब्द क्या क्या आए हैं देखो, संरक्षी बल मैंने बता रखा है, स्थितिज ऊर्जा बता दी, फिर आई है प्रवणता। तो प्रवणता का मैंने मतलब समझाया कि दूरी के साथ परिवर्तन प्रवणता। फिर आया एक नया डेल। डेल क्या है? डेल होता है अवकल संकारक। डेल होता है अवकल संकारक, या हम इसको लिख सकते हैं, एक और शब्द है इसका, या हम इसको लिख सकते हैं सदिश अवकल संकारक। सदिश अवकल संकारक, ठीक है जी। ये जो शब्द आए हैं इस प्रश्न में, मैं वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रवणता का मतलब समझ में आया, परिवर्तन होगा किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष। डेल का मतलब अवकल संकारक या सदिश अवकल संकारक। अब ये देखो आपको याद रखना है, इसमें का मतलब होता है, डेल का मतलब अवकलन के रूप में लिखा जाता है। इसका जो मान होता है वो भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन वो जो मान होगा वो किसके रूप में होगा? अवकलन के रूप में। तभी तो ये क्या आया है? अवकल आया है। तो देखिए डेल का मान क्या होता है हमारे पास? डेल का मान होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स। ये याद रखना है आपको, प्लस का जे कैप डेल अपॉन का डेल वाई, प्लस का के कैप डेल अपॉन का डेल जेड। ये होता है आपके अवकल सदिश अवकल संकारक यानी डेल का मान। अब देखिए इसको सदिश अवकल संकारक, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप ये एक एकांक सदिश को व्यक्त करते हैं, इसलिए सदिश शब्द आया है। अवकल क्यों आया? क्योंकि ये अवकलन के रूप में है। संकारक क्यों आया? जब ये किसी भी राशि के पहले लगेंगे तो उसमें परिवर्तन हो गया नहीं, एक तरह से अवकलन ही तो है। और अवकलन क्या करता है? परिवर्तन करता है। आपने 11-12 में अवकलन पढ़ के आए हैं, आपके लिए ज्यादा कोई नई चीज नहीं है। इसलिए मैं आपको ये शब्द समझाना का प्रयास कर रहा हूं कि सदिश क्यों आया? आई जे के कैप है, ठीक है जी। अवकल क्यों आया? क्योंकि यह अवकलन की फॉर्म में है। और संकारक किसी से भी पहले जब यह लग जाएगा तो उसमें परिवर्तन होगा ही होगा, इसलिए यह संकारक के रूप में माना जाता है। तो ये थी इस जो ये टॉपिक है उसका कुछ इंपॉर्टेंट बात। प्रवणता दूरी के साथ परिवर्तन। डेल क्या होता है? अवकल संकारक या सदिश अवकल संकारक जिसका मान फिक्स होता है। ये मैंने बता दिया इसको सदिश अवकल संकारक क्यों कहा जाता है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, देखिए यहीं पर मैं बता देता हूं। स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको, क्या है? सामान्य डेफिनेशन कि किसी भी कण या पिंड की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा। भाई ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। अब वह दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। समझ में आया? गतिज ऊर्जा क्या है? जब कोई व्यक्ति गतिशील हो तो उसमें जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा जब कोई व्यक्ति स्थिर है यानी अपनी स्थिति पर ही है तो वह उसके अंदर जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है। अब देखिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है यहां पर, U इज इक्वल टू U एक्स वाई जेड। रिलेशन एंड फंक्शन में आपने देखा होगा, इस प्रकार के खूब मिले हैं आपको 11-12 में, ठीक है जी। तो ये क्या है? इसको हम किस प्रकार से, अब हम ये है स्थितिज ऊर्जा, U किसको व्यक्त करता है? स्थितिज ऊर्जा को। ये U भी स्थितिज ऊर्जा को। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होती है। अब आप बोलेंगे ये कौन सी नई चीज है? बिल्कुल आसान है, मैं ये जो बता रहा हूं ना इसका डायरेक्ट यूज करेंगे अब हम सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन फटाफट से हो जाएगा। देखिए U इज इक्वल टू U एक्स वाई जेड। स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन है। देखिए मैं इसको डायग्राम से बढ़िया तरीके से समझाता हूं। स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन सामान्य याद है आपको, किसी भी कण या पिंड की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए मेरे पास कोई पार्टिकल है और इस प्रकार से जो पार्टिकल है बिल्कुल सेंटर में है हमारे, ठीक है जी। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये जेड अक्ष है। अब मान लीजिए पार्टिकल है, गति करता करता यहां पहुंच गया, केवल एक्स अक्ष पर ही है, तो कण की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो कौन से अक्ष पर होगी? एक्स अक्ष पर होगी। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये जो कण है ये वाई अक्ष पर चला गया, कण की इस बार स्थितिज ऊर्जा कौन से अक्ष पर है? वाई पर। फिर ये जेड पर चला गया, कण की इस बार स्थितिज ऊर्जा कहां पर है? जेड अक्ष पर। यानी स्थितिज ऊर्जा स्थिति पर निर्भर कर रही है। जब वह एक्स अक्ष की स्थिति पर स्थित था
तब वह एक्स अक्ष, तब वो उसकी जो स्थिति ऊर्जा थी वो एक्स अक्ष के सापेक्ष थी। जब उसकी स्थिति चेंज हुई और वाई एक्स पर वो गया तो उसकी स्थिति ऊर्जा वाई एक्स पर हुई। जब उसकी स्थिति चेंज होकर जेड एक्स पर गई तो उसकी स्थिति ऊर्जा जेड एक्स पर हो गई। मतलब अब आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे पार्टिकल की स्थिति ऊर्जा स्थिति चेंज हो रही है तो उसकी जो स्थिति ऊर्जा है हम कह सकते हैं कि स्थिति का फलन है। एक्स अक्ष पर पार्टिकल था तो उसकी स्थिति ऊर्जा एक्स अक्ष के सापेक्ष, वाई अक्ष पर पार्टिकल है तो उसकी स्थिति ऊर्जा वाई अक्ष के सापेक्ष, जेड अक्ष पर पार्टिकल है तो उसकी स्थिति ऊर्जा जेड अक्ष के सापेक्ष। मतलब हम क्या कह सकते हैं इसको देखकर कि इसकी स्थिति लगातार बदल रही है, यानी स्थिति ऊर्जा स्थिति का फलन है। समझ में आया? अब देखिए, ये तो मैंने आपको पंक्ति समझा दी कि स्थिति ऊर्जा स्थिति का फलन है, याद रखेंगे। अभी मैं इसको लिखूंगा, अभी वहां आप हम नहीं समझेंगे, यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया। अब एक होता है हमारे पास पूर्ण अवकलन। पूर्ण अवकलन, अब देखिए आप अवकलन पढ़ के आए हैं सामान्य, जिसमें एक सामान्य तो मान लीजिए y बराबर कोई दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर, तो x के सापेक्ष अवकलन किया है dy बाई डी एक्स और ये आ गया आपके पास 2x। इस प्रकार के अवकलन आप पढ़ के आए हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके मैथमेटिक्स में कैलकुलस की एक बुक चलती है, वहां पर आप अवकलन पढ़ेंगे डिटेल से। उसमें 3 प्रकार के अवकलन, सामान्य अवकलन, आंशिक अवकलन, पूर्ण अवकलन। हमारा काम नहीं है उनको पढ़ना, हमारे पास ऑलरेडी फिजिक्स में जो होता है बहुत बड़ा कोर्स है, तो हम जितनी आवश्यकता है हम उतना ही पढ़ेंगे और आपको याद भी रखना है, ठीक है। जो मैं बताता हूं वो याद भी रखेंगे। पूर्ण अवकलन की डायरेक्टली मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको याद करवाता हूं कि पूर्ण अवकलन क्या है। देखिए हमारे पास देगा u इज इक्वल टू यू एक्स वाई जेड, इसका हमें पूर्ण अवकलन करना है। मान लीजिए मैं इसका अवकलन t के सापेक्ष कर रहा हूं, तो पूर्ण अवकलन में होता है du अपॉन का dt। u का क्या हो जाएगा? du अपॉन का dt। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, t के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, किसी के भी सापेक्ष कर सकते हो आप, लेकिन मैं आपको t के सापेक्ष करवा रहा हूं। u का अवकलन करिए, मतलब इसका अवकलन करना है हमें, किसका? इसका, ये जो दी हुई है हमारे पास इसका, u इज इक्वल टू यू एक्स वाई जेड। पूर्ण अवकलन करेंगे तो इस u का क्या हो जाएगा? du अपॉन dt। किसके सापेक्ष कर रहा हूं मैं? t के सापेक्ष। अब देखिए इनका क्या होगा, सबसे पहले u का होगा, तो u का होगा तो वो आएगा डेल u अपॉन का डेल x। अब आप बोलेंगे कि ये डेल क्यों आया, देखिए समझेंगे। ये जो स्थिति ऊर्जा है किस पर निर्भर कर रही है? x y z पर। आपने 11-12 तक बेसिक अवकलन पढ़े हैं। यहां पर क्या होगा, यदि कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए f है और f निर्भर कर रहा है x y z, मतलब या एक से अधिक चर आ जाएंगे ना आपके पास, इसमें कितने चर है? 3। तो वहां पर अवकलन जो संकारक होता है यानी d, वो किस में चेंज होता है? डेल में। कब कंडीशन? जब 2 या 2 से अधिक चर आ जाएं, एक या एक से अधिक चर। अब देखो इसमें 3 चर आ गए ना, तो 3 चर आ गया तो d किस में बदल जाएगा? डेल में। अब आप बोलेंगे ये जो है डेल u अपॉन डेल x, इसका अवकलन x के सापेक्ष क्यों है? क्योंकि जो स्थिति ऊर्जा है वो पहले x अक्ष पर मान लीजिए पार्टिकल है, तो उसमें परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा? x अक्ष के सापेक्ष, जो मैं कर दिया। अब u है ना x y z पर निर्भर कर रहा है, तो सबसे पहले u का अवकलन x के सापेक्ष होगा, फिर x का अवकलन किसके सापेक्ष होगा? t के सापेक्ष। तो x एक ही है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको अवकलन के रूप में? dx अपॉन dt। इसी प्रकार फिर से u का अवकलन होगा डेल u अपॉन का, अब की बार किसके सापेक्ष होगा बोलिए? y के सापेक्ष। पार्टिकल कहाँ चला गया? y पर, तो डेल u अपॉन डेल y, और y का क्या हो जाएगा? dy बाई dt प्लस, इस बार u का अवकलन किसके सापेक्ष होगा? z के सापेक्ष, और z का हो जाएगा dz अपॉन का dt। दोबारा देखिए, देखो स्थिति ऊर्जा स्थिति का फलन है, मैंने डायग्राम से बता दिया, आपने वो नोट भी कर लिया होगा। डायग्राम से बताया, उस डायग्राम को आप माइंड में रखेंगे तो ये हो जाएगा पूर्ण अवकलन। देखो u है ना किस पर निर्भर है? x y z। जहां भी एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक चर आ जाएं, वहां पर आपका अवकलन संकारक क्या होगा? d नहीं होगा, क्या होगा? डेल हो जाएगा। पहली बात याद हो गई। चलिए अब u x y z पर निर्भर कर रहा है और हमारे को अवकलन चाहिए t के सापेक्ष, तो सबसे पहले मान लीजिए पार्टिकल x अक्ष पर है, तो u का अवकलन x के सापेक्ष किया। डेल क्यों लगाया? क्योंकि u x y z पर यानी 3 चर हैं, तो d तो आने वाला नहीं है, डेल आ गया, डेल u अपॉन डेल x। अब हमें t तक पहुंचना है, तो x का अवकलन t के सापेक्ष, x एक ही है
उसका अवकलन dx अपॉन dt। इसी प्रकार u का y के सापेक्ष करूंगा, u का z के सापेक्ष करूंगा, ये आ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इनमें से देखिए मैं 1 अपॉन का dt कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन dt 1 अपॉन dt 1 अपॉन dt, इधर 1 अपॉन dt है, 1 अपॉन dt से 1 अपॉन dt कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास ये क्या आ जाएगा, फाइनली जो आएगा वो आएगा du अपॉन का डेल u अपॉन का डेल x, और यहां dt कैंसिल होने के बाद dx बच जाएगा, फिर आ जाएगा डेल u अपॉन का डेल y, फिर यहाँ dy हो जाएगा और डेल u अपॉन का डेल z, फिर यहाँ क्या हो जाएगा dz हो जाएगा। तो ये है हमारे पास आज के कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में लगेंगे। ये जो है ना आपको बार बार मिलेगा, तो ये आपको समझ में आ गया है। डायग्राम जिसको समझ में आ गया, देखो स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन, ये कथन समझ में आ गया क्योंकि लगातार जो पार्टिकल उसकी स्थिति चेंज हो रही है तो स्थितिज ऊर्जा भी परिवर्तित हो रही है, तो उसका फलन हो गया। हल करने का तरीका पूर्ण अवकलन क्या होगा, आप मैथमेटिक्स में और पढ़ेंगे वहां और बेटर समझ में आएगा। तो पूर्ण अवकलन u x y z 3 चर पर निर्भर है, मतलब डेल आएगा, डेल आ गया। फिर x तो एक ही है ना, उसका t के सापेक्ष करोगे तो dx अपॉन dt। इसी प्रकार से ये कर दिया, 1 अपॉन dt दोनों में कॉमन ले लिया और फाइनली मेरे पास ये आ गया है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या क्या पढ़े हमने। सबसे पहले हमने देखा प्रवणता क्या है, दूरी के साथ परिवर्तन, डेल देखा, सदिश अवकल संकारक, ये शब्द भी मैंने आपको समझा दिया, इसका मान ये होता है, ये याद रखेंगे। स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होती है, डायग्राम से समझाया, और इस प्रकार से पूर्ण अवकलन। अब जब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आएंगे तो मैं वहां डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि मैंने यहां पर आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, तो ये नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपने उतार लिए। अब इन कॉन्सेप्ट को है ना आप साइड में खोल के बैठ जाएंगे अपनी कॉपी में, जहां पर भी आपने लिखा है ना वहां पर। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन करने की तरफ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जहां पर मैं ये जो आएंगे ना कॉन्सेप्ट वहां सीधा लिखूंगा यहां पर। तो ये मैं समझा दिया कि इस क्वेश्चन को ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। वो जो मैं बताया था वो आप लिख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, टॉपिक लगाकर भी आप हेडिंग डालकर बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पर भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखिए इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से। अब मैंने आपको कल बताया था स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, मैंने एक परिभाषा याद रखने को बोली थी आपको। वो बोली थी कि कार्य के ऋणात्मक मान को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वहीं से आपको यदि वो परिभाषा याद है तो आपको फॉर्मूला भी याद है, ये भी मैंने बताया था। ठीक है जी, तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से मैं यहाँ स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो कल लिखाया था ना वो लिखने जा रहा हूँ, लेकिन मैं चलो आपको फिर से वो दोबारा से उसको उत्पन्न करने कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। देखो, कार्य की यदि मैं अल्प कार्य की बात करूँ dw की, तो कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं, यही था। यदि मैं कार्य के मान को नेगेटिव कर देता हूं तो वो किस में बदल जाता है, स्थितिज ऊर्जा में, ये मैं बता रखा हूं। कार्य के ऋणात्मक मान को ही हम क्या कह रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा कह रहे हैं। यानी कि देखो, कार्य पहले क्या था, FDR था, जैसे ही उसका ऋणात्मक आया मान तो वो क्या किस में बदल गया, स्थितिज ऊर्जा में। तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा समझ में आ गई। अब क्या है स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, du इज इक्वल टू माइनस का F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। समीकरण दे दीजिए इसको A। अब आपको मैंने स्थितिज ऊर्जा वहाँ डिटेल से बता रही कि आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं, हालांकि यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा। आप कार्य की ऋणात्मक मान यानी कार्य का सूत्र याद है तो उसके नेगेटिव साइन लगाना है। dw किस में बदल जाएगा, du में, u किस में बदल, w किस में बदल जाएगा, u में। तो ठीक है, तो du का मतलब अल्प स्थितिज ऊर्जा। तो ये है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से ये आया है। अब हम अगला स्टेप क्या लिखेंगे, चूंकि स्थितिज ऊर्जा जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया है, स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होती है, स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होती है। अब ये भी मैंने बताया, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू u x y z। अब मैं इसका पूर्ण अवकलन करूंगा, तो पूर्ण अवकलन मैंने बता दिया है। मैं डायरेक्ट जो आया था मेरे पास, पूर्ण अवकलन करने पर
यहां पर जो मेरे पास डायरेक्ट आया था अभी अभी, मैं वो लिखूंगा क्योंकि मैंने वहां पर आपको समझा दिया है। तो इसका तो क्या होगा सीधा, डी यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन का डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन का डेल वाई डी वाई प्लस डेल यू अपॉन का डेल जेड डी जेड। ये क्या हो जाएगा यहां पर, डी जेड। ये मैंने आपको बताया था। देखो समझ में नहीं आता है तो बार बार वीडियो को देखेंगे ना आप तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है पूर्ण अवकलन, मैंने आपको जस्ट इससे पहले बताया था। तो अब यहाँ पर समझाने पे अपना टाइम खराब होगा, तो आप पहले जाकर वहीं समझ में आ गया होगा। पहले तो मेरे से ये उम्मीद है आपसे कि आपको वहीं समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पूर्ण अवकलन करने पर हमारे पास ये आ गया। अब हम देखिए इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे देखिए, आपने अदिश गुणनफल पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है और यहां पर भी आया है तो मैंने बताया है। अदिश गुणनफल का मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो अब हम इस du को है ना कैसे लिख सकते हैं देखिए, हम इसको लिख सकते हैं आई कैप डेल यू अपॉन का डेल एक्स, आई कैप डेल यू अपॉन का डेल एक्स प्लस जे कैप डेल यू अपॉन का डेल वाई प्लस का के कैप डेल यू अपॉन का डेल जेड। अदिश गुणनफल कर रहा हूं यहाँ, ये किस किस को व्यक्त कर रहा है, अदिश गुणनफल को, आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। ये किसको व्यक्त कर रहा है हमारे पास, बोलिए, ये वाला अदिश गुणनफल को व्यक्त कर रहा है। समझ में आ गया, मतलब कि यहां पर देखिए अदिश गुणा, ये इससे गुणा होगा तो आई का मान आई कैप से जब गुणा होता है किसमें, अदिश गुणनफल में, तो एक आता है और मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन का डेल एक्स डी एक्स, वही प्राप्त हो जाएगा। और डी एक्स इससे गुणा होगा इससे गुणा होगा तो शून्य, जे कैप इससे गुणा होगा इससे गुणा होगा शून्य, जे कैप इससे गुणा होगा तो एक आ जाएगा, जे कैप एक हो जाएगा, डेल यू अपॉन का डेल वाई डी वाई हो जाएगा प्लस ये इससे गुणा होगा जीरो होगा और इससे गुणा होगा तो के कैप और के कैप क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा, डेल यू अपॉन का डेल जेड डी जेड हमारे पास आ जाएगा। मतलब ये भी वही बात है और ये वाली भी वही बात है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो बात है वही यही है, बस आपको ये याद रखना है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें आई कैप का मान एक, जे कैप का मान एक, के कैप का मान एक होता है। बाकी अगर क्रॉस करेंगे आई कैप को इससे करेंगे जे कैप से जीरो, आई कैप को के कैप से करेंगे जीरो। इसी प्रकार से जब मैं इसको गुणा किया तो मेरे पास यही आ रहा है। या आप इस समीकरण को कौन सा नाम दे दीजिए, समीकरण बी नाम दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां तक हो गया। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, देखिए जब किसी पिंड ये कार्य वाला जो टॉपिक था ना, कार्य, उसमें मैंने बता दिया था, जब किसी पिंड पर एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप एफ एक्स प्लस जे कैप एफ वाई प्लस के कैप एफ जेड बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है तो उसमें विस्थापन भी होगा तीनों दिशाओं में। कितना होगा, तो उसमें डी आर वैक्टर इज इक्वल टू हो जाता है आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस का के कैप डी जेड क्या हो जाता है, विस्थापन होता है, विस्थापन होता है। अतः एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, मैंने कार्य वाले में ही बता दिया था, डॉट किसको बता रहा है, अदिश गुणनफल को। जब आई कैप एफ एक्स, चाहे चलो मैं लिख ही देता हूं एक बार, एफ का मान कितना है, आई कैप एफ एक्स प्लस जे कैप एफ वाई प्लस के कैप एफ जेड डॉट डी आर का मान आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। अदिश गुणनफल बता दिया, आई एक, जे एक, के एक, यानी एफ डॉट डी आर वैक्टर का मान क्या हो जाएगा, जब ये इससे गुणा होगा तो एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी जेड। इसको दे दीजिए समीकरण सी।
दोबारा देखिए, बिल्कुल इजी तरीके से मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हमने स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा देखी। ये सूत्र रटना नहीं है, कार्य के फॉर्मूले से आया। कार्य के ऋणात्मक मान, जैसे ही कार्य के नेगेटिव साइन लगा दोगे वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होता है, पूर्ण अवकलन मैंने बता दिया था, ऐसे कैसे लिख दिया। अब हमने क्या किया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप पढ़ के आए हैं ऑलरेडी ये, तो आपको यहां बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है। जब पिंड पर, और ये तो कार्य वाले में ही बता दिया था मैंने, तो ये तो कोई अलग चीज है ही नहीं। जब पिंड पर देखो कोई भी कण है ना, एयर में है, तो उसको तीनों दिशाओं में बल लग सकता है, लगा दिया। उसमें विस्थापन भी तीनों दिशाओं में होगा, ठीक है। तो हमारे पास जब उसका F डॉट dr निकालेंगे ये आएंगे। अब आप बोलेंगे कि हम ये क्यों निकाल रहे हैं। देखिए समीकरण एक क्या है, du माइनस का F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो हमारा वहीं पर एम क्या हो गया था कि हमें du की वैल्यू निकालनी है और F डॉट dr की निकालनी है, जो कि हमारे पास आ गई है। अब समीकरण B और C का मान समीकरण A में रखेंगे हम, फिर हमारे पास ये आ जाएगा बस। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, रफ कर देता हूं मैं। चलिए हम एक तो समीकरण एक को रखते हैं, समीकरण बी को भी रखते हैं और समीकरण सी को भी हम अपने पास रखते हैं। अब देखिए, चलिए इसको मैं रफ ही कर देता हूं। समीकरण बी व सी के मान, समीकरण बी व सी के मान समीकरण ए में रखने पर देखिए du का मान कितना था, डेल यू अपोन का डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपोन का डेल वाई डी वाई प्लस डेल यू अपोन का डेल जेड डी जेड, ये था। इसका मान कितना था, माइनस चिन्ह ये बाहर है। इसका मान कितना था, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, यही था इसका मान। अब मैं यहां कर रहा हूं तुलना करने पर। देखो तुलना भी आपको आनी चाहिए। देखो तुलना किस प्रकार से की जाती है, इक्वल के दोनों साइड, ये देखो ये बराबर का चिन्ह है आपके पास, बराबर के इधर कौन सी साइड है LHS, इधर कौन सी साइड है RHS। यदि मैं चाहूं कि मेरे को dx की क्या करनी है, तुलना करनी है, तो कैसे करते हैं, dx की तुलना करनी है दोनों साइड, dx को हम ढक लेंगे। तो जब मैं इस dx को ढकूंगा तो यहां पर तो क्या है मेरे पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स है। और इधर जब मैं इस dx को ढकता हूं तो मेरे पास क्या आता है, माइनस चिन्ह बाहर है, माइनस का fx है, माइनस का fx है। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, fx इज इक्वल टू माइनस का डेल यू अपॉन का डेल एक्स, ये आ गया, ठीक है। मेरे को dy की तुलना करनी है, यहाँ कोमा लगा देते हैं, dy की तुलना करनी है, तो यहां से मैं dy रख लेता हूं, तो माइनस का fy आता है। तो fy इज इक्वल टू माइनस चिन्ह मैं उधर भेजूंगा और dy को यहां रखता हूं तो कितना हो जाएगा, डेल यू अपॉन का डेल वाई। और इसी प्रकार जब मैं तुलना करता हूं किसकी, एफ जेड की, तो ये आ जाता है माइनस का डेल यू अपॉन का डेल जेड। यहां डी जेड को ढक लेता हूं तो एफ जेड, माइनस चिन्ह मैं इधर भेजूंगा यानी इधर भेजता हूं, डी जेड को ढकता हूं तो डेल यू अपॉन डेल जेड। इसे कहते हैं तुलना करना, बिल्कुल सिंपल है। चलिए तो यहां से मेरे पास आ गया है एफ एक्स का मान, एफ वाई का मान, एफ जेड का मान। अभी हमने क्या देखा था, यहां से ये जो एफ एक्स का मान आया है वो कितना है, माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स। एफ वाई का जो मान है वो कितना है, माइनस का डेल यू अपॉन का डेल वाई। और एफ जेड का जो मान है वो कितना है, माइनस का डेल यू अपॉन का डेल जेड। अभी हमारे पास एफ वेक्टर क्या आया था, जब मैं पार्टिकल पर तीनों दिशाओं में बल लगा रहा था, आई कैप एफ एक्स प्लस जे कैप एफ वाई प्लस के कैप एफ जेड था। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, तो ऐसे की ऐसे है, एफ एक्स का मान कितना है, माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप, एफ वाई का मान कितना है, माइनस का डेल यू अपॉन का डेल वाई प्लस के कैप, एफ जेड का मान कितना है, माइनस का डेल यू अपॉन डेल जेड। माइनस चिन्ह तीनों में कॉमन आ रहा है, मैं बाहर ले लेता हूं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया, आई कैप डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल यू अपॉन डेल जेड। कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गणित है ये जो आपके। एफ वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से मैं जो u है तीनों में कॉमन आ रहा है, u को मैं साइड में ले लेता हूं, तो माइनस का
माइनस चिन्ह बाहर है, आई कैप डेल अपोन का डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपोन का डेल वाई प्लस के कैप डेल अपोन का डेल जेड। यू बाहर है, दोबारा देख लीजिए, यू को जब मैं इससे गुणा करूंगा तो यही बनेगा, यू को इससे करूंगा तो ये बनेगा, यू को इससे करूंगा तो ये बनेगा। कोई भी दूसरा मैंने यहां पर कोई कुछ अलग से किया नहीं है, यू को इससे किया तो ये, यू को इससे किया तो ये, और यू को इससे किया तो ये बन रहा है। ठीक है, अब ये जो है ये मैंने बताया सदिश अवकल संकारक, पहले ही बता दिया था क्योंकि मेरे को पता था कॉन्सेप्ट लगेगा। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डेल, तो f इज इक्वल टू माइनस का डेल u, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। या डेल की जगह मैं लिख सकता हूं f इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट u। ठीक है जी, तो ये है आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, मैंने आपको बता दिया है, पहले आप एक बार नोट कर लें, फिर मैं आपको दोबारा से इसको बताता हूं। तो उतार लिया आपने, दोबारा देखिए, देखो सबसे पहले हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया, जो जो इसमें यूज हुई है वो आपको मेरे को पता है, समझ में आ गई। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, कार्य की परिभाषा से स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकाला। फिर मैंने क्या किया, स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होती है, डायरेक्टली पूर्ण अवकलन किया। पूर्ण अवकलन करने के बाद मेरे को डी चाहिए था, इसलिए मैंने वो किया। फिर मेरे को एफ वेक्टर डॉट डी आर चाहिए था, तो आप एफ वेक्टर यदि किसी पिंड पर तीनों दिशाओं में बल लगाओगे तो विस्थापन भी तीनों दिशाओं में होगा। इनका गुणनफल करूंगा तो मेरे पास इसका मान भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। जब मैं इनका मान रखूंगा इस प्रकार से, तो मान रखा तो तुलना करना आता है आपको, पहले से सीख के आ रहे हो आप, तो इस, और फिर भी नहीं आता तो अब मैंने बता दिया, तुलना इस प्रकार से की। फिर मैं जानता हूं कि एफ वेक्टर इक्वल टू इतना होता है, जहां पर मैंने ये मान रखे, माइनस को कॉमन लिया, यू को भी कॉमन ले लिया, इसको आपको मान को पता है कि क्या होता है, ये डेल होता है, सदिश अवकल संकारक। भाई यू को मैं इससे गुणा करूंगा तो ये मिलेगा, यू को इससे करूंगा तो ये, यू को इससे करूंगा तो ये। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहां से आप कह सकते हैं कि किसी भी संरक्षी बल का जो मान है वो स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के मान के तुल्य होता है। ठीक है, मिटा दें, चलिए, तो समझ में आ गया आपको ये। आगे चलते हैं, अब एक छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, संरक्षी बल को हम जांच किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से संरक्षी बल की जांच की जाती है। अब आप बोलोगे कि हमारे को तो पता है, परिभाषा याद है। परिभाषा से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। संरक्षी बल को जांच करने का एक गणित रूप में एक तरीका है, वो मैं आपको आज बता रहा हूं, जो कि आपकी जो दूसरी जो पेपर लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, उसमें भी बहुत उपयोगी है। तो वो देखिए, तो हेडिंग डाली संरक्षी बल की जांच करना। संरक्षी बल की जांच करना। संरक्षी बल की जांच किस प्रकार से की जाती है, देखिए हमारे पास दो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक चलता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये भी मैंने बताया, जैसे कार्य है, कार्य का फॉर्मूला W इज इक्वल टू है एफ वेक्टर डॉट डी आर। यदि मैं इसको ओपन करता हूं तो एफ डी आर कोस थीटा मेरे पास आता है। यदि हमारे पास मान लीजिए आप पढ़ के आए हैं 12th में टो बल आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, P क्रॉस E, टो इज इक्वल टू कितना, क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा आता है, ये आप पढ़ के आए हैं। क्रॉस का मतलब भी आपको पता है, जब क्रॉस ओपन होता है साइन थीटा आता है, डॉट ओपन होता है तो कोस थीटा आता है। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको कि डॉट प्रोडक्ट में कोस निकलता है, क्रॉस में क्या निकलता है, साइन थीटा। लेकिन यहां पर देखिए, और ये तो आपको पता है सारणिक विधि से हल किया जाता है क्रॉस तो किससे हल किया जाता है, सारणिक विधि से। जब हम क्या पढ़ रहे थे, कोरिलियस बल पढ़ रहे थे, तभी भी मैंने आपको समझा दिया है कि इसको सारणिक विधि से हल करते हैं। अब ये जो डॉट है इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जब हम पढ़ेंगे तो ये तो हो जाएगा डाइवर्जेंस, ये हो जाएगा कर्ल। आपको अभी इतना ही याद रखना है जितना मैं बता रहा हूं। आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं भूलना। क्रॉस हमेशा सारणिक विधि से ही हल होगा, यहां पर भी क्रॉस सारणिक विधि से ही हल होगा, केवल यहां इसका नाम चेंज हो गया है, इसको कर्ल कहते हैं। 12th में भी हम उसको कर्ल कह सकते थे, लेकिन आपके इतना था नहीं, तो हम उसको कौन सा गुणनफल कह रहे थे, सदिश गुणनफल। तो क्रॉस का कॉन्सेप्ट क्या है, वही साइन बाहर निकलता है, वही सारणिक विधि से हल होना है, लेकिन क्या हो गया वो कर्ल, डॉट को डाइवर्जेंस। तो बस मैं इतना बताना चाहता हूं। तो संरक्षी बल
क्या होता है, कोई भी बल संरक्षी तभी होता है जब उसका कर्ल शून्य होता है। समझ में आ गया? मतलब कि सदिश प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उसका शून्य, अर्थात डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो। डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो। डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि ये क्या है, सदिश गुणनफल का साइन है। लेकिन अब हमें क्या बोलेंगे इसको, कि जिसका कर्ल का मान कितना है, शून्य है, वो बल कौन सा कहलाता है, संरक्षी बल कहलाता है। तो बस ये एक विधि है संरक्षी बल के जांच करने की। कंफ्यूजन कहां होते हैं कि ये जो क्रॉस है ना, कर्ल तो समझ लेते हैं इसको, लेकिन इसको हल करने का तरीका भूल जाते हैं। वो पूरा कॉन्सेप्ट ही उनके माइंड से निकल जाता है। कॉन्सेप्ट नहीं निकालना है। क्रॉस किससे हल होता है, सारणिक विधि से। बस इसका नाम चेंज हुआ है, वो क्या है, कर्ल है इसका नाम। कि जिसी भी राशि का जो बल है ना, कोई भी बल हो, उसका कर्ल यदि ले हम तो वो क्या आ जाए, शून्य। तो वह बल कौन सा है, संरक्षी बल। और डेल की वैल्यू हमेशा फिक्स रहनी है। क्या है, आई कैप डेल अपोन का डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपोन का डेल वाई प्लस के कैप डेल अपोन का डेल जेड। ये तो फिक्स रहनी है। क्या है ये, सदिश अवकल संकारक, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब यदि हम एक एग्जाम्पल लें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, रेखीय प्रत्यानयन जो बल है, रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी बल होता है। ये तो क्या है, इसका मेथड है। कोई भी बल संरक्षी तभी होगा जब उसका कर्ल शून्य होगा और डेल की वैल्यू फिक्स है। बल संरक्षी बल होता है। अब मैंने आपको बोला कि रेखीय प्रत्यानयन बल, जो कि ये होता है एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का के आर। आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी, जेड भी। यानी आर का मान क्या है यहाँ पर, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। अब देखिए, मैंने आपको बोल दिया कि रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी बल है, लेकिन आप मान ही नहीं रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हम तो आपने जो मेथड बताया है उसी से हल करके चेक करेंगे एक बार। फिर यदि जीरो आ गया तो संरक्षी है, जीरो नहीं आया तो असंरक्षी है। मैंने कहा ठीक है जी, कर लीजिए आप चेक। तो आप जब चेक करने गए तो आपने लिखा डेल क्रॉस एफ। यहां एफ क्या है, रेखीय प्रत्यानयन बल है। वही सारणिक विधि लगाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप। हम जानते हैं सारणिक विधि में आई जे के लेते हैं, इसीलिए तो अवकल संकारक भी देखो हर किसी के साथ आएगा, क्योंकि इसका मेथड है। यहां पर जो एफ आएगा वो आपको कोई सा भी दे दे, उसका मान रखना है। और डेल हमेशा साथ रहेगा, जिसका मान फिक्स है, याद कर लिया है आपने। एफ क्या है यहाँ इस बार, रेखीय प्रत्यानयन बल है, जिसका फॉर्मूला ये होता है, आर का मान ये है। देखिए, सबसे पहले डेल की जगह क्या, आई डेल का मान रखेंगे, तो आई की जगह क्या लिख देंगे हम, डेल अपॉन डेल एक्स। जे की जगह डेल अपॉन डेल वाई। के की जगह डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है जी। एफ की जगह क्या लिख देंगे हम, रेखीय प्रत्यानयन बल का मान क्या है, तो आई की जगह तो मैं एक्स लिख रहा हूं, जे की जगह वाई और के की जगह जेड। अब इसको हल करने का तरीका आपको आता है, मैट्रिक्स भर के आपने हल की है 12th क्लास में, मैट्रिक्स भी, सारणिक भी। तो कैसे आता है, आई कैप बाहर, तो इसको हम कवर कर लेंगे इस प्रकार से। जब वाई लिख देता हूं मैं डेल अपोन का डेल वाई, वाई का जेड का अवकलन वाई के सापेक्ष होगा, नियत राशि है तो जीरो होना है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं। अब आप फर्स्ट ईयर में चले गए, आपको समझाने की कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। आई कैप देखिए, आई कैप है तो इसको कवर कर लेंगे। इसको जेड का अवकलन वाई के सापेक्ष होगा, तो जेड क्या है, एक नियत राशि हो गई, क्योंकि उसका अवकलन वाई के सापेक्ष हो रहा है, तो नियत राशि का अवकलन जीरो हो गया, फिर माइनस। फिर देखिए, जेड वाई का जो अवकलन है इस बार जेड के सापेक्ष हो रहा है, वो भी एक नियत राशि है, यानी जीरो। फिर आता है माइनस का जे कैप, इसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। जेड का अवकलन एक्स के सापेक्ष नियत है जीरो, एक्स का अवकलन जेड के सापेक्ष नियत है जीरो। फिर प्लस का के कैप, के कैप के लिए हम इसको कवर कर लेंगे, वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष जीरो और एक्स का अवकलन वाई के सापेक्ष जीरो, क्योंकि नियत है। यानी हमारे पास इसका मान कितना आ गया, जीरो आ गया। यानी हमारे पास आ गया डेल क्रॉस एफ का मान जीरो। यानी जब भी मान डेल क्रॉस एफ का मान जीरो आ जाए, यानी किसी भी बल का कर्ल जीरो आ जाए, तो वो बल कौन सा है, संरक्षी बल। आपने चेक किया और बता दिया कि हाँ ये तो कौन सा बल है, संरक्षी बल है। अब आपको
कोई सा भी बल दे दे, देखो डेल हमेशा फिक्स रहेगा, एक साइड ये वैल्यू फिक्स रहेगी यहां तक की, सारणिक में आपको संरक्षी बल चेक करना है तो ये यहां तक फिक्स रहेगा, केवल ये नीचे वाला बदलेगा। अब नीचे वाला एफ की जगह कोई सा भी दे सकता है, मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दे, संख्या का मतलब कोई भी दे दे, आई कैप के साथ 2xy दे दे, फिर जे कैप के साथ 3y, इस प्रकार से के कैप के साथ कोई भी संख्या दे सकता है। तो वहां पर आप ये मान, जब वो मान देगा तो वो मान रखेंगे, यदि कर्ल का मान 0 आ गया तो वो संरक्षी बल है। इस प्रकार से हमने संरक्षी बल की पहचान करना सीखी। सदिश गुणनफल को हल करना आपको आता था, यही कॉन्सेप्ट रखना है, केवल वहां हम इसको सदिश गुणनफल बोलते हैं, यहां हम कर्ल बोलेंगे। संरक्षी बलों में कोई भी बल संरक्षी बल कब होता है, जब उसके कर्ल का मान 0 हो जाए तो वो कौन सा बल है, संरक्षी बल है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास आज का लेक्चर समाप्त। आज हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, कुछ कॉन्सेप्ट देखे, वो जो स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन था मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया, वो हमेशा याद रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है। आगे भी हमारे पास यही वापस रिपीट होगा तो वहां पर भी हम डायरेक्ट चलेंगे। ठीक है, फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। डेल का मान फिक्स रहना है तो डेल भी आप याद रखेंगे, मैकेनिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चलेगा डेल, बार बार आएगा तो डेल फिक्स रखना है। इसकी भी मैंने बता दी, अवकल सदिश अवकल संकारक क्यों कहते हैं ये भी बता दिया इसका मान। ठीक है, और संरक्षी बल की जांच करना भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर नए जोश के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।